To all. Today we have topic. Okay, we should proceed in Hindi, ma'am. जैसा कि मैडम ने अभी हमें एक टॉपिक अलॉट किया है, दैट इज लर्निंग एंड लर्नर। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी आप सभी लोगों से, जैसे कि आप सभी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में हम सब आज डिस्कशन में बैठे हुए हैं। आप सभी टीचर हैं एंड हमारा सबका इंटरेक्शन, एक हमारे सामने लर्नर होते हैं जिनकी हमें एबिलिटीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लर्निंग करने के तरीके, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। अब जब हमारे सामने ये सिचुएशन है तो ये टॉपिक हम जरूर जानें कि हम अगर लर्निंग की प्रोसेस की बात करते हैं तो लर्निंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर वेरी मच कॉम्पिटेंट विद अंडरस्टैंडिंग ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। जब तक हमें लर्नर के बारे में, उसके पढ़ने के तरीके के बारे में, उसके सीखने के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपनी क्लासरूम में इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके इंडक्शन प्रोग्राम में इसलिए ही रखा गया है और आज मैं कोशिश करूंगी कि आपसे, मैडम ने मुझे 2 सेशन अलॉट किए हैं इस पूरे टॉपिक के लिए। अभी अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सामने अपनी बात रखूं। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम आज अपना सीन देखें एजुकेशन सिस्टम का, तो हम चारों तरफ यही देखते हैं कि एक बच्चा है हमारे सामने, उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, और वो स्कूल के नाम से, या हम अगर कॉलेज टीचर्स हैं तो वो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, तो बच्चा क्लासरूम में आने के नाम से डरता है। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा हो गया है कि एक फिक्स लाइन ऑफ सिलेबस है जो हमें किसी तरीके से बच्चे को रटा देना है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो उसी पर्टिकुलर रटाई हुई चीज को एज इट इज अगर रिप्रोड्यूस कर देगा तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसके दिमाग में समथिंग क्रिएटिव, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, तो हमारे सिस्टम में वो एक अनफिट स्टूडेंट होता है। सो आई थिंक हम सभी इससे एग्री होंगे, और इस चीज को हम सभी फेस कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट भी हमने फेस किया है, एज पेरेंट्स भी हम इसको फेस कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी मेंबर भी हम इसको फेस कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। ये अगर थोड़ा सा चेंज की बात करें तो पिछले 2 साल से, फ्रॉम मार्च 2020 सिचुएशन जो हमारी आई है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है। यहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ओपन हो गए हैं, और जो हमारे लर्नर हैं वो कभी कुछ टेक्नोलॉजिकल डिफिशियंसीज से जूझ रहे हैं। एज अ लर्नर भी और एज अ टीचर भी, एज अ इंडिविजुअल, हम सभी कुछ नए प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ नई टेक्निक सीख रहे हैं। हमारा जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, और हमें ये जरूरत है कि आज हम इस सीन को भी समझते हुए आगे काम करने में कैपेबल बने। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, हमें मैडम ने 2 सेशन दिए हैं, जिसमें कि हम एक प्री लंच सेशन में बात करेंगे और पोस्ट लंच सेशन में बात करेंगे। जो सारे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड factor affecting process of learning, approaches of learning. In approaches of learning, we are going to take up behaviorist approach, cognitive approach, and constructivist approach of learning. Individual differences among learners, causes of individual differences and its educational implication, different type of learning styles, and at last we are going to take up role of cultural relevance on learning. So proceeding towards the next slide. This is the process of learning. When we started as simple information processing theory in our classroom, the process of this very theory stands as, कोई भी इंडिविजुअल आपके क्लासरूम में आता है, उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती हैं। आपके क्लासरूम में वो अपनी कुछ प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस कैपेबिलिटीज के साथ आया, आपने उसके साथ इंटरैक्ट किया अपने क्लासरूम में, और एट द एंड जो आप चाहते हैं कि उसमें क्या क्या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो, वो आपको एज ए आउटपुट मिलते हैं। और
फाइनली उस आउटपुट को देख के आपको ये फीडबैक मिलता है कि आपको कहाँ पे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, कहाँ पे उसको सुधारना है। इसको अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं तो हम सिंपली बोल रहे थे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। लेकिन अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टर्म में इसको रखते हैं तो ये हम सबसे पहले कहते हैं कि इनपुट इज इक्विवेलेंट टू एंटरिंग बिहेवियर। जो बच्चा पहले से जान रहा है, उस बच्चे का पूर्व ज्ञान, उसने आपकी क्लास में आने से पहले क्या क्या सीखा हुआ है, वो कौन कौन सी एबिलिटीज हैं जो उसके अंदर हैं। दूसरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज प्रोसेस इन कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड एट लास्ट टर्मिनल बिहेवियर, वो कौन कौन सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, वो कौन कौन सी नई चीज हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना चाहते हैं, एंड इट इज सिंपली कॉल्ड एज आउटपुट इन कंप्यूटेशनल लैंग्वेज। अभी इस वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिस पे हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हम केवल अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, सुधारने में, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स लगाने में, किस तरह से हम पढ़ाएं तो अच्छा होगा, किस तरह से हम ये कर लें तो अच्छा होगा, अगर हम आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग अपने क्लासरूम में यूज करते हैं तो अच्छा होगा, कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट में अगर करके पढ़ाएं तो अच्छा होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक जो मेजर एस्पेक्ट है जिसको कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज इनपुट। लर्नर के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, एंड वो जो लर्नर है आपके क्लासरूम में, उसके सीखने का तरीका क्या है। एक बात और भी बिल्कुल सही है कि आपके क्लासरूम में जितने स्टूडेंट बैठे होते हैं, उन सबके अंदर बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबका अलग अलग नेचर है पढ़ने, समझने, सीखने का। तो एज अ टीचर आप कैसे वो जो डिफरेंट नीड वाले स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम में हैं, उनको आप कैटर करेंगे, उनकी डिफरेंट नीड्स को देखते हुए आप काम करेंगे। तो यही हमने कहा है कि वी आर हैंगिंग ऑन टू अ रियली ओल्ड मेथड वेयर वी ओनली वैल्यू दैट the students have actually achieved. What students achieve, that is output. and हम पे केवल पहले उस पे बात कर रहे थे, हम ये बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अगर किसी ने अचीव नहीं किया है तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं, या अगर क्या उसको किसी डिफरेंट मेथड से पढ़ाया जाए, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी स्टूडेंट बिहेवियर, उसकी एबिलिटीज के हिसाब से पढ़ाया जाए, तो हम उसको ज्यादा अचीव करा सकते हैं। ओके, व्हाट इज लर्निंग एग्जैक्टली, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए, डील करने के लिए आज के टॉपिक में हम ये सारे डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए टू अंडरस्टैंड लर्नर सिटिंग इन अवर क्लासरूम एंड हिज और हर लर्निंग कैपेबिलिटीज। सबसे पहले हम ये समझने की लर्निंग होती क्या है, किसको हम लर्निंग कहते हैं। एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर resulting from experience is called as learning. Learning is the modification of behavior through experience and training. Learning is also the acquisition of habits, knowledge, and attitude. In last, learning is a process of progressive behavior adoption. इन सारी चीजों को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग एक प्रोसेस है, वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होगा बिहेवियर में, लॉन्ग टर्म के लिए होगी। कोई भी ऐसी चीज लर्निंग नहीं है जो हमने आज किया कल भूल गए, दैट इज नॉट लर्निंग। कोई भी ऐसी चीज जो आपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से अचीव करी है, दैट इज लर्निंग। लर्निंग के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इट शुड बी प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। कोई भी निगेटिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अगर आप करते हैं, शो करते हैं, इट शुड बी परमानेंट और टेम्पोररी, देन इट can't be say as learning. So it should be a progressive behavior adoption, okay, for calling it as learning. A change in human disposition or capability that persists over a period of time and is not simply referable to process of growth. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग केवल वही बिहेवियर है जो बिहेवियर आपके ग्रोथ पैटर्न के अलावा सीखे गए हों। सपोज अगर एक कोई बच्चा है, वो चलना सीखता है, तो किसी भी ह्यूमन चाइल्ड के लिए चलना
इज नॉट लर्निंग। हम लोग कहते हैं ना कि उसने चलना सीख लिया या उसने क्रॉल करना सीख लिया। तो किसी भी बच्चे के लिए जो चलना सीखना है वो लर्निंग नहीं है। क्यों? या मान लिया अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे ने स्विमिंग सीख लिया, तो स्विमिंग वहां पे लर्निंग है उस बच्चे के लिए, लेकिन चलना उसके लिए लर्निंग नहीं है। क्यों? दो तरह के बिहेवियर होते हैं अगर हम बिहेवियर को क्लासिफाई करें। एक बिहेवियर को हम कहते हैं इनेट बिहेवियर और दूसरे को कहते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर्स आर दोज बिहेवियर फॉर विच जेनेटिक मेकअप इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रिंटिंग। हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके जीन्स हमारे अंदर मौजूद हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर जरूर रिफ्लेक्ट होंगे, और उन सारे बिहेवियर्स को हम क्या कहते हैं? इनेट बिहेवियर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए चलना इज अ इनेट बिहेवियर। अगर किसी बच्चे को आप थोड़ा असिस्ट करेंगे ज्यादा तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी चलने लगे, लेकिन अगर किसी को नहीं करेंगे तो भी वो थोड़ा 2-3 महीने देर लगेगी, लेकिन वो भी चलना शुरू कर देगा। बिकॉज लर्निंग वॉकिंग फॉर ह्यूमन चाइल्ड इज एन इनेट बिहेवियर। यहाँ पे मैंने ये कहा कि अगर वो स्विमिंग सीखता है तो वो लर्निंग है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग करना ह्यूमन बीइंग के लिए कोई इनेट बिहेवियर नहीं है। हम स्विमिंग सीखते हैं बाय ट्रेनिंग, बाय एक्सपीरियंस। हम उसको सीख लेते हैं एंड हमें वाटर पे बैलेंस करना आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज लर्निंग। लेकिन अगर यही बात स्विमिंग की हम किसी डकलिंग के लिए कहें, मान लिया कोई बतख का बच्चा है, उसको अगर स्विमिंग आ रही है, या कोई मछली का बच्चा है या मछली है उसको स्विमिंग आ रही है, देन इट इज नॉट लर्निंग। क्यों? क्योंकि उस बतख के लिए या उस मछली के लिए जो स्विमिंग है दैट इज इनेट बिहेवियर, उसका वो हैबिटेट है, उसकी वो नेचर है, और वो उस बिहेवियर को बाय द जेनेटिक इम्प्रिंटिंग अचीव कर ही लेगा। उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर कि लर्निंग क्या है और लर्निंग क्या नहीं है? यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। जैसे वॉकिंग फॉर ह्यूमन चाइल्ड इज नॉट लर्निंग, फॉर ह्यूमन बीइंग इज नॉट लर्निंग। लेकिन अगर हम कहें हाउ टू वॉक परफेक्टली, अगर हम कोई मॉडल रैंप वॉक कर रहे हैं, देन रैंप वॉक इज अ लर्निंग, क्योंकि वहां पे आपको ये सिखाया गया है कि आपको कैसे चलना है, how to present yourself gracefully on a ramp. That is learning. But simple walking, simple chalna is not learning because it is an innate behavior for human species. Okay? हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे जरूर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं चैट बॉक्स देख पा रही हूँ और मैं वहां से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको टेकअप करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएटली कहीं पे कुछ डिस्कशन है जो बिल्कुल रेलिवेंट है, टाइम भी अपने सामने कर लेती हूँ बिकॉज मैं लैपटॉप में स्क्रीन नहीं देख पा रही। हाँ, तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन तो क्वेश्चंस आपके लूंगी ही, लेकिन अगर आपको लगता है समथिंग वेरी रेलिवेंट जो यहीं पे पूछ लेना चाहिए तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं और आपको पता है कि हमें कहाँ पे इंटरप्ट करना है और कहाँ पे हमें वेट करना है फॉर द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके? क्योंकि मैं चाहूंगी कि मैं मैक्सिमम चीज कवर करूं, और कोई भी क्वेरी है तो आप अपने चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। मैं उसको बीच बीच में देख रही हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो अभी मैंने चेक किया है तो कोई अभी तक क्वेरी आई नहीं है, बिकॉज अभी हमने स्टार्ट भी किया है। तो आप उसमें जरूर अपनी क्वेरी डालिए और मैं उसको डील करने की कोशिश करूंगी। और माइक अपना अनम्यूट करके सब लोग एक साथ मत करिएगा, आपकी मैडम है भी हमारे साथ, तो एक एक करके आप अपने क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ओके? मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इन सब बातों के बाद जो मैंने अभी इनेट बिहेवियर एंड एक्वायर्ड बिहेवियर की बात करी फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, उसके बाद अगर हम लर्निंग को समझें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में, तो व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, पर्सन्स नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस। इस डेफिनेशन में हमें 3 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? पहला, द ड्यूरेशन ऑफ द चेंज इज लॉन्ग टर्म रादर देन शॉर्ट टर्म। मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होगा वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा। द लोकस ऑफ चेंज इज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन मेमोरी और द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। लर्निंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी आप सीखते हैं वो आपके मेमोरी में आता है और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। सपोज आपने साइकिल चलाना सीखा,
साइकिल पे कैसे बैलेंस करते हैं, उसी के बाद आप टू व्हीलर में कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह चलाने के कैपेबल होते हैं, आपने सीखा। सपोज आप 10 साल के लिए वो साइकिल ना चलाएं या वो स्कूटी या वो बाइक ना चलाएं, फिर भी आप जब चलाने चलेंगे तो आप 1 मिनट में उसको चला पाएंगे। और लेकिन जिसने कभी साइकिल चलाना या ये बैलेंसिंग ना सीखा हो, उससे आप कहिए तो जब तक वो उस बैलेंसिंग को 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग के पहले नहीं कर सकता, तब तक वो उसको नहीं एक्वायर करेगा। आप चाहे 10 साल ना चलाइए, 20 साल ना चलाइए, 25 साल ना चलाइए, लेकिन विद इन अ सेकेंड आप उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि वो जो आपने बैलेंसिंग सीखी है, दैट इज लर्निंग, एंड वो परमानेंट है क्योंकि वो आपकी मेमोरी में है। ओके और जो आपकी स्किल्स होती हैं, अभी मैं 3 डोमेन की बात करूंगी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो आपकी हैबिट एंड स्किल्स हैं, वो तो इस तरह से भी परमानेंट है कि कभी कभी ये भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि अगर कोई हेड इंजरी होती है, लॉस ऑफ मेमोरी है, वो सब कुछ भूल सकता है, वो अपने नाम, अपने रिलेटिव्स, अपने सारी चीजें भूल सकता है इंडिविजुअल, लेकिन जो स्किल्स उसके अंदर हैं वो एज इट इज वो कर पाएगा। सपोज उसने स्विमिंग सीखी तो वो स्विमिंग भी कर सकता है, साइकिलिंग सीखी है साइकिलिंग भी कर सकता है, कार ड्राइव करना है वो कार भी ड्राइव कर सकता है, भले उसे अपना नाम भी याद नहीं है। तो अब आप समझिए कि ये जो ट्रेनिंग से जो लर्निंग अचीव करी गई है, दैट इज हाईली परमानेंट एंड सम टाइम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेमोरी लॉस ऑल्सो। एक बार अगर मेमोरी लॉस हो भी गया तो भी ये बिहेवियर आपके क्या होते हैं, परमानेंट बिहेवियर हैं और ये चेंज नहीं होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज द कॉज ऑफ चेंज is the learner experience in the environment rather than fatigue, motivation, drugs, physical condition or physiological intervention. लर्निंग वो नहीं है कि जैसे मान लिया आपके कोई बाहर से कोई ड्रग का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया, आप थोड़ी देर के लिए एग्रेसिव हो गए, कुछ करने लगे, या कभी कुछ सिडेटिव दे दिए गए तो आप उस तरह से बिहेव करने लगे। दैट इज नॉट लर्निंग। इट शुड बी फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड इन द एनवायरमेंट। ओके, यहाँ पे फटीक का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ड्रग्स, फिजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सारी चीजें लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं है। What are the key characteristics of learning? When described in the simplest possible manner, learning is described as an experience acquisition process. अभी अगर हम समराइज करने को चले लर्निंग को, तो इट इज एक्सपीरियंस एक्विजिशन। आप कोई भी फेस में रहते हैं, उन सारे बिहेवियर्स को आप अडेप्ट करते हैं और फाइनली वो आपके एक्सपीरियंस में एक्वायर हो जाते हैं। In the complex form, learning can be described as process of acquisition, retention and modification of experience. Acquisition है किसी भी behavior का, then retention भी है। retention का मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि even after memory loss भी वो characteristics आपकी retain करती हैं। And modification also, कभी कभी हमें अपने जो लर्न बिहेवियर होते हैं उनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने क्लास बीएड किया होगा अगर, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग की होगी या नहीं की, सिंपल आपने अपने टीचिंग करियर में प्रैक्टिस करी टीचिंग की। सपोज आपने फर्स्ट ईयर में जब अपनी जॉब ज्वाइन करी, कुछ चीजें पढ़ाई, कुछ सीखी, फिर आपको लगा कि नहीं एज अ टीचर हमें ये चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, इस चीज को ऐसे करना चाहिए। अभी पिछले 2 साल में तो हमारे पढ़ाने लिखाने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे, वहां पे किस तरह से पढ़ाना है, कैसे आपको पीपीटी प्रेजेंट करना है, कैसे आपको इंटरैक्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। सो मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। जैसे जैसे आप अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, देन इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। इट रीएस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अगर हम लर्निंग की बेसिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कैसे वो होती है, किस तरह से होती है, तो इट इज अ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आपके सामने कोई भी स्टिमुलस होता है, हमारे पास 5 सेंस चैनल्स हैं। कौन कौन से 5 सेंस चैनल्स होते हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में चैट करके बताइए मुझे। हमारे 5 सेंस चैनल कौन कौन से हैं? Am I audible properly? यस मैम। ओके और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सब लोग पांचों एक साथ लिखें, कुछ एक दो मेंशन करिए और चैट करिए तो मैं कम से कम देख सकूं। स्मेल, आई थिंक स्मेल इज नॉट
sense channel. We are asking about the sense channel, the organ which is responsible for smelling, hearing. No, these are the action verbs. Smelling, hearing, taste. No, these are okay. Nose, ear, eye. Good. Which organ is skin? Good, correct. So thank you, participants. We have 5 sense channel. आपकी हाँ, सब कुछ हो गया. टंग आ गए, हैंड्स नहीं, क्योंकि जब हम स्किन की बात कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स पे भी स्किन होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच. हम अपने थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इंटरैक्टिव इन दिस प्लेटफॉर्म. हमारे 5 सेंस चैनल्स हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आंखों से देखते हैं, तो आंख है आपकी पहला. कानों से आप सुनते हैं, आप अपनी नोज से स्मेलिंग करते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं. थर्ड सेंस चैनल. टंग से आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं. और हाथ या पैर या कोई भी बॉडी पार्ट जहां पे स्किन कवर्ड है वो आपको टच का सेंस देती है, तो वो आपकी जो स्किन है दैट इज 5th सेंस चैनल, पूरी बॉडी को आपको कवर करती है वो. अब ये जो 5 सेंस चैनल हैं, इन्हीं की मदद से हम कोई भी बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट हम उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टिमुलस. अभी आगे डिटेल में बात करेंगे इस पे. और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. सो व्हाट इज द लर्निंग? Learning is process of re-establishment of relationship between stimulus and response. मान लिया मैंने यहां से आपसे पूछा कि हमारे 5 सेंस चैनल कौन से हैं, तो आप इस लेक्चर में एंगेज थे और आप अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं सुनने के लिए. अगर आपने वीडियो ऑन रखा है या आप मुझे देख पा रहे हैं या आप स्लाइड्स देख रहे हैं, देन आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं. आपके ये 2 सेंस चैनल इन्वॉल्व थे, आपने कानों से सुना और उसके बाद आंखों से देखा भी, और आपने रिस्पॉन्स किया तुरंत. जो मैंने यहाँ से स्टिमुलस दिया कि आप 5 सेंस चैनल के नाम बताइए, दैट इज द स्टिमुलस इन फॉर्म ऑफ वॉइस स्ट्राइक्स योर ईयर. आपने सुना और सुनने के बाद आपने अपने ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग करी, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपने अपने हाथों के इस्तेमाल से, जैसे टाइप करने में क्या करेंगे, स्किन का इस्तेमाल किया, टच पैड को छुआ और उसके बाद हमने क्या कर दिया, टाइप कर दिया, और ये हमारा रिस्पॉन्स मिल गया. सो लर्निंग की जब भी हम बात करेंगे तो वो किसी भी तरह की लर्निंग हो, हम इन्हीं 5 सेंस चैनल से स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और इन स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेंगे. जैसे अभी मैडम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तो वो आपके क्या थे, स्टिमुलस थे. अब आप उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना जो रिस्पॉन्स देना होगा उसको एंश्योर करेंगे और आप उस रिस्पॉन्स को एज योर कैपेबिलिटीज प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसका क्या होगा, असेसमेंट किया जाएगा. सो moving toward next slide, this is for the summarizing what is the process of learning. It involves all those gamut of activities which may have a relatively permanent effect on the individual. The process of learning is concerned about experience acquisition, retention of experiences and experience development in a step by step manner. मैं पहले बता चुकी हूँ ये सारी बातें आपको कि पहले तो एक्सपीरियंस एक्विजिशन करना है और उसका स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करना है. Synthesis of both old and new experiences for creating a new pattern. यहाँ पे एक बात और बताऊं, जब भी हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो जो कुछ भी हमने पीछे सीखा होता है वो सारे फैक्टर हमें उस नई लर्निंग में भी हेल्पफुल होते हैं. कैसे? मान लिया हमने कभी किसी सिचुएशन पे कोई हमें स्टिमुलस मिला और उसके अगेंस्ट हमने कोई गलत बिहेवियर किया और उस बिहेवियर को का हमें निगेटिव रिस्पॉन्स मिला. हमें मान लिया कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पे हमने जो उसके लिए रिमेडी अपनाई वो काम नहीं करी, तो अगली बार जब हम उस बिहेवियरल सिचुएशन में फंसेंगे तो हम पिछली सीख को भी याद रखेंगे. और यही आपकी लर्निंग है कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप नए एक्सपीरियंसेस की तरफ बढ़ते हैं. हम ध्यान रखेंगे कि हमें पिछली बार हमने ये किया था तो ये तो नहीं करना है, इसके अलावा हम कुछ नया जो सोचेंगे वही करेंगे और अपने पहले वाले बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे. At last, learning is concerned about cognitive, cognitive and affective aspect. मैंने बताया 3 डोमेन में बात करेंगे लर्निंग की. जब हम नॉलेज एक्विजिशन की बात करते हैं, हम सब चीजों की नॉलेज ले रहे हैं और लर्निंग हो रही है हमारे, हमको देख के हमारे मूवमेंट्स में. जैसे मान लिया अभी हमने ये लेक्चर किया, आपने इसको सुना, अभी आप पहले आए थे और अभी लेक्चर के बाद जाएंगे, क्या आपके
बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आने वाला है, आपके मान लिया आप बाइसिकल साइकिल या स्कूटी या कार कैसे ड्राइव करते थे उसमें कोई चेंज आने वाला है? नहीं। आपको देख के कोई कह सकता है क्या कि आपने पहले लर्निंग के कुछ कंसेप्ट नहीं पता थे और अभी आपको लर्निंग के कुछ कंसेप्ट पता हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। आप चीजों के बारे में सीख रहे हैं और वो आपके ब्रेन के जो सेंस चैनल्स हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप उसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो इट इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। सेकेंड वन इज, अगर आपके इमोशंस में कुछ चेंज आता है, होप कि मैं जब ये लेक्चर कंप्लीट करूं तो आप एज अ टीचर क्लासरूम में अपने लर्नर को समझने लगे। आप कभी फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि सारे लर्नर बिल्कुल एक जैसे हैं, हमें सब पे बिल्कुल एक जैसे काम करना है और सब क्यों नहीं एक तरह से हम पढ़ा रहे सीख रहे हैं, ये आगे के जो 3 बच्चे बैठते हैं बेंच पे ये क्यों इतने एक्सलेंस शो करते हैं और ये जो और बच्चे बैठे हुए ये उनके बराबर क्यों नहीं है। हम हो सकता है ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दें और हमारा ये इमोशंस पैटर्न में चेंज आ जाए, हमारा क्लासरूम में बिहेवियर चेंज हो जाए बच्चों के साथ, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने लगे। हम समझ जाएंगे कि कोई बच्चा आपका एकेडमिक एक्सेलेंस में ज्यादा है लेकिन कोई स्पोर्ट्स में भी एक्सेलेंस दिखा सकता है, या किसी के अंदर अच्छी म्यूजिकल एबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी लर्निंग जो होगी ये आपका अफेक्टिव डोमेन कहलाता है या आपके इमोशंस के पैटर्न में चेंज होती है। एंड थर्ड वन इज कोनेटिव एस्पेक्ट। कोनेटिव मींस जब हम कोई ऐसी लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, सपोज जैसे मैं आपको लैब एक्सपेरिमेंट कुछ सिखा रही होती, साइंस के आप लोग काफी लोग हैं, मान लिया मैं आपको कोई डिसेक्शन सिखा रही होती, तो वहां पे मान लिया पहले आप अच्छा डिसेक्शन नहीं कर पाते थे या आपके अंदर वो स्किल नहीं थी कि हाउ टू मेक परफेक्ट डिसेक्शन इन लेस टाइम, तो आपके अंदर वो आप लैब में इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग कैसे करते, या अगर हमारे ये कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स होते तो कैसे अच्छे सर्जरी करते। तो वहां पे जो लर्निंग है वो क्या है, इट इज बेसिकली ऑब कोनेटिव एस्पेक्ट और साइकोमोटर एस्पेक्ट। वहां पे हम स्किल्स को फोकस करते हैं। अगर हमें पहले सर्जरी करने के लिए कुछ स्किल्स नहीं पता थी रिसेंट, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन भी उन लोगों को स्किल्स सिखाई जा रही हैं जिससे कि वो सर्जरी को ज्यादा रिफाइन तरीके से कर पाए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करने हैं ये सिखाए जाते हैं। तो ये सारा जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है, ये सारी जो लर्निंग होती है, दिस इज ऑफ कोनेटिव टाइप ऑफ लर्निंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। ओके, if you have any query, any question, just place that very question in your chat box. I'm ready to take up that very questions. अभी तक तो शायद कोई प्रश्न नहीं आया है। मैं देख लेती हूँ, अगर है इस बीच में तो आप प्लीज डाल दीजिएगा, मैं उसको डील कर लूंगी। अब अगर हम मैं अगर बात करूं स्टेजेस ऑफ लर्निंग की, तो अगर हम एज अ टीचर बात करें तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि जो स्टेज डेवलपमेंट की है, एक बच्चा छोटा होता है फिर धीरे उसके पढ़ने समझने का तरीका कुछ अलग है, धीरे धीरे वो जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है उसके सीखने का पैटर्न अलग हो जाता है, उसके सीखने का तरीका अलग हो जाता है। तो अगर लर्निंग के टर्म में हम इस पैटर्न को क्लासिफाई करें तो किस तरह से देखते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज ये जो हायरार्की दी गई है जो आपके सामने डिस्प्ले है, ये रॉबर्ट गैने ने दी थी और ये 8 स्टेप्स इन्होंने लर्निंग के लिए बताए थे कि इस हायरार्की में कोई भी इंडिविजुअल लर्निंग पैटर्न पे काम करते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्नल लर्निंग। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे टॉपिक्स ज्यादा हैं और हमें टाइम कम है। हेलो, हाँ प्रवीण जी, मैं अभी ना एक लेक्चर में हूँ, कॉल बैक करती हूँ। Signal learning, first one is. Second one is stimulus response learning, and third one is verbal association learning. Fourth one is chain learning. Fifth one is discrimination learning. Sixth one is concept learning. Next one is rule learning, and last one is problem solving learning. Okay, so these are the 8 stages of learning given by Robert Gane to understand the developmental stages
विद सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। सबसे पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल है, तो कोई भी बच्चा होता है, जब वो सीखना शुरू करता है चीजों के, तो उसके पास छोटे छोटे से सिग्नल्स होते हैं। जैसे बच्चा क्या है, रो के सबसे पहला सिग्नल क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, भूख लगी है, कुछ भी है, कोई भी पेन है, केवल वहां पे क्या है, रोना। इट इज ओनली सिग्नल कि जिसको कि सामने वाला समझता है इन फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। धीरे धीरे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग डेवलप हो जाती है आफ्टर द सिग्नल लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या है, कोई भी स्टिमुलस मिला उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स किया गया। हमारे 5 सेंस चैनल है टू रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, और हमारा ब्रेन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस रिस्पॉन्स को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। शुरुआत में केवल इस तरह से, जैसे मान लिया आपको भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे, खाने की तरफ बढ़ेंगे, आपके जो हंगर चैनल्स होंगे ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाएंगे। प्यास लगी है तो पानी चाहिए। अगर कहीं पे धूप है, गर्मी है, तो आप क्या करेंगे, मूव करना चाहेंगे ठंडे प्लेसेस की तरफ। दीज आर द स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग। सिंपल टाइप ऑफ स्टिमुलस आपके 5 सेंस चैनल रिसीव करते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। देन वर्बल एसोसिएशन, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है, तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है, और वो छोटे छोटे वर्ड्स को बोल करके आपको चीजों के बारे में बताना सीखना शुरू करता है। चेन लर्निंग, छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बना के बोलना, उसको डिफरेंट सिचुएशंस पे यूज करना। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो चीजों में डिस्क्रिमिनेट कर पाए। सपोज जैसे आप किसी छोटे बच्चे के सामने एक बड़े जार में, लंबे ग्लास में पानी रख दें 1 लीटर, और एक फैले हुए बर्तन में, किसी थाली में 1 लीटर पानी डाल दें, पूछे दोनों में क्या कौन सा ज्यादा है, तो नो डाउट अगर वो डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी उसके अंदर नहीं डेवलप हुई है, तो वो क्या बताएगा, उस लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है और उस थाली में क्या है, पानी कम है। लेकिन जैसे ही आप उस स्टेजेस में आ गए जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो बच्चा ये कहेगा कि लेट मी चेक व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर in this very container which is long in form of glass, and that very container which is flat in form of plate। वो दोनों को चेक करके तब बताएगा कि हाँ, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो किसी में भी ज्यादा और कम नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ग्लास में कम वाटर हो और उस प्लेट में ज्यादा वाटर हो। ओके, सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अच्छा, यहाँ पे ये सब बातें हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम एज अ टीचर हैं, तो हम ये भी जान लें कि बच्चे को, अगर हम किसी बच्चे के ऊपर गुस्सा होने लगे कि तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि इस प्लेट में इतना पानी हो सकता है और इस ग्लास में भी इतना हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, तुमने ग्लास को कैसे ज्यादा बोल दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये बात हमें किस स्टेज के बच्चे से करनी है। क्या वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग पे पहुंच चुका है या नहीं। पता चला वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग पे है, और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बताएगा डिस्क्रिमिनेट करके कि किसमें ज्यादा, किसमें पानी है, किसमें कम है। या 2 स्टिक्स आप अरेंज कर दें, एक आगे लगा दे, एक पीछे लगा दे, 2 लाइन खींच दें, फिर बताएं कौन सी लाइन बड़ी है। तो जनरली बच्चे जो आगे वाली लाइन होती है उसको बड़ा बताते हैं, जो पीछे वाली लाइन होती है उसको छोटा बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी नहीं है, तब तक वो उस कंसेप्ट को नहीं बता पाते। तो हमें एज अ टीचर अपने सामने जो लर्नर है उसकी उस स्टेज को समझना है, और अपनी एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। ये सारी बातें हम केवल इसीलिए कर रहे हैं। अभी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी बहुत बातें करने वाले हैं, वो भी केवल इसलिए करेंगे कि कहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, कितनी रखनी है। एज अ टीचर ये भी इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे, और आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए लर्नर्स को आगे सीखने के लिए, आगे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए मोटिवेट भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक बच्चे को आप लगातार क्लासरूम में केवल डांटते रहें, बताते रहें, नहीं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बोलोगे। आप लोगों ने सुना था ना, मैडम ने सबसे पहले मुझे मोटिवेट किया था इस लेक्चर में। मैडम ने बोला आपका लेक्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आप इंटरेक्ट करती हैं, हम वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैडम को वो स्किल पता है, अगर वो मुझे पहले मोटिवेट करेंगी तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा अच्छे से चीजें पढ़ाऊंगी, ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। बिकॉज मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लर्निंग। अगर मैडम शुरुआत में आके ये बोलती कि नहीं भाई आप ठीक से नहीं पढ़ाई थी पिछली बार, अब की बार कोशिश करिएगा कि ठीक से पढ़ाइएगा, वो नहीं हो पाता था, अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, या आप लोगों के लिए कहती कि हाँ पिछला ऑडियंस अच्छा नहीं था, अभी ऑडियंस अच्छा है, ये इंटरेक्ट करेगा, ये है वो। सो दीज आर द डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स। सो हमें अपने क्लासरूम में बैठे हुए लर्नर को भी हमेशा मोटिवेट करना है, उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं उन एबिलिटीज को पहचानना है और उनको प्लेस करना है फ्रंट पे।
Okay, so these stages are very important to understand while you are planning learning in your classroom for your students, different group of students. Concept learning, बच्चे कंसेप्ट्स को समझना सीख जाते हैं. किसी भी रूल लर्निंग, कंसेप्ट के बाद रूल की समझ होती है. देन एट 8th स्टेज दे आर एबल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ लर्निंग, एंड दिस इज द हाईएस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैने हायरार्की. ओके, मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग क्या क्या हैं जो कि हमें देखना है. अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन हम जो अपने लेक्चर पे फोकस करेंगे, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एनफ. लर्निंग 3 डायमेंशंस में हम देखेंगे. पहली, कॉग्निटिव लर्निंग, जो हमारा ब्रेन का कॉग्निशन है, उस कॉग्निशन में लर्निंग को क्या बोलते हैं, जहां पे बेसिकली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होगा. हम उनको सबको समझेंगे और लर्निंग की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. जब बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, लर्निंग इज सिंपली पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्शन या पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो वहां पे हम कंडीशनड टाइप लर्निंग एंड अनकंडीशनड लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे. और तीसरा डायमेंशन जो हम लर्निंग का देखेंगे, दैट इज सोशल टाइप ऑफ लर्निंग, जहां पे हम मॉडल्ड बिहेवियर की बात करेंगे और लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट में अगर कोई है, सोसाइटी में कोई बच्चा है, तो वो किस तरह से लर्निंग करता है. तो हम अभी 1 by 1 इन सबको लेने वाले हैं. और उससे पहले छोटा सा टॉपिक ये भी देख लेना जरूरी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग की प्रोसेस को गवर्न करते हैं, अफेक्ट करते हैं. सो लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर. पर्सनल फैक्टर भी लर्नर के होते हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं. बट अभी जो हम लोगों का डिस्कशन है वो बेसिकली हम पर्सनल फैक्टर ऑफ लर्नर एबिलिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सब के बारे में बात करेंगे. लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपकी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस सिचुएशन में चल रही है, आप कहाँ पे हैं. जैसे मान लिया अभी मैं अपने चेंबर में पीसफुली बैठी हूँ, अभी हमारा फोन बज रहा है, अगर ये कंटिन्यूअसली बजने लगे तो क्या हम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं. या कोई बाहर अभी स्पीकर लगा के प्रोग्राम होने लगे तो क्या हम कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं. तो हमें या अभी लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या हम प्रॉपरली पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे. या सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ, किसी के साथ होगी, तो आप भी उस सिचुएशन में प्रॉपरली चीजों को नहीं टेकअप कर पाएंगे. तो these factors are basically environmental factor and we are not going to take up these very factor. And personal factor related with learner are very important to affect the learning. Learner related factors कौन कौन से हैं? मोटिवेशन, अभी मैंने बताया सबसे पहले, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू improve the process of learning in your classroom. Maturation, level of aspiration, psychological needs, goals, interest and study habits. सब कुछ आपको समझ में आ गया है. बस मुझे एक चीज है जो इसमें आपको बताना है, दैट इज मैच्योरेशन. एज अ टीचर आपको ये भी समझना होगा कि किसी भी चीज को सीखने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी जरूरी होती है. जैसे अभी मैंने एक बच्चे में चलने का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने कहा था कि अगर आप उसको असिस्ट करेंगे तो मे बी कि वो जल्दी चलने लगे, और असिस्ट नहीं भी करेंगे तो भी वो 2 महीने या 6 महीने बाद चलने ही लगेगा. बिकॉज चलना इज इनेट बिहेवियर फॉर ह्यूमन बीइंग, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा. तो अगर हम असिस्ट करें तो क्या हम 3 महीने के बच्चे को चला लेंगे? उसको पहले दिन से ही दौड़ाना शुरू कर दें, खड़ा करके सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर दें, वॉकर में डाल दें? नहीं. क्यों? क्योंकि मैच्योरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जब तक उसकी मसल्स इतनी मैच्योर्ड नहीं हो जाएंगी कि वो प्रॉपरली स्टैंड कर पाए, क्रॉल कर पाए, आप उसकी कितनी भी प्रैक्टिस कराइए, वो 3 महीने या 6 महीने में नहीं चलने लगेगा. बेसिक स्टेज है 9 मंथ टू 12 मंथ. तो अगर कोई आप कम चला रहे हैं तो हो सकता है वो 12 मंथ में खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा चलने लगे. आप बहुत चला रहे हैं, उसकी मसल्स को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ मूव करा रहे हैं, तो हो सकता है वो 9 मंथ में चलने लगे, अपना फर्स्ट स्टेप रख दे. लेकिन आप सोचिए कि आप उसको पहले दिन से वॉकर में डाल देंगे तो वो बिफोर अचीविंग मैच्योरिटी ऑफ द मसल्स वो चलने लगेगा, तो वो नहीं चलेगा. दिस इज द मैच्योरेशन फॉर अक्वायरिंग एनी बिहेवियर. मैच्योरेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब अगर आज आप मुझसे एक्सपेक्ट करने लगे कि मैं मेरी थिंकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरह हो जाएगी, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी होनी चाहिए
कि आप डिफरेंट सिचुएशन पे रहे हैं, आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अभी मैं वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी सोचने की तरह सोचने लगूं, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल टेक सम टाइम। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट सिचुएशन के एक्सपीरियंसेस लेंगे तो आपके अंदर वो एक मैच्योरिटी आएगी, बिहेवियर में मैच्योरिटी होने के बाद आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस पोस्ट से रिलेटेड सारी एबिलिटीज आ चुकी होंगी। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ मैच्योरिटी, एंड मैच्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हैं? पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, टीचिंग स्टाइल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये सारी चीजों से आप बहुत एग्री होंगे, इवन आप भी अपने इस इंडक्शन प्रोग्राम में हैं। मैडम ने मुझे बताया कि 1 जून से आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो यू आर इन द 23rd डे ऑफ योर प्रोग्राम। बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि टीचर की पर्सनालिटी, क्योंकि हम लोग जब टीचर बन जाते हैं तो पढ़ाने के चक्कर में फिर अपना स्टूडेंट वाला फेज भूल जाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम वो सारी फेजेस, वो सारी चीजें फिर से एंजॉय कर पाते, फिर से सीख पाते। तो आप लोगों ने पिछले 22 दिनों में देखा होगा ना कि टीचर्स का वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनालिटी, हालांकि ऑनलाइन में पर्सनालिटी बहुत अफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट इट इज ऑल्सो इन ऑनलाइन मोड ऑल्सो। टीचिंग स्टाइल, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप अपने क्लासरूम में इसको अच्छे से समझ सकते होंगे कि ये सारे टीचर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। टास्क रिलेटेड फैक्टर्स, आपका करिकुलम क्या है, क्या बच्चे के इंटरेस्ट का है, तो लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। क्या वो लिंकेज है उसकी किसी दूसरे सब्जेक्ट से, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल है। हमने मान लिया मैथमेटिक्स में कोई चीज पढ़ी तो क्या उसको हम ज्योग्राफी में ट्रांसफर कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ी तो क्या उसको फिजिक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो लिंकेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन, किस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या पैटर्न है। आपको पता होगा इस समय जो करिकुलम रिफॉर्म्स आए हैं, आप करिकुलम रिलेटेड भी टॉपिक्स पढ़े होंगे, वहां पे ये भी प्लान करना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वे ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पहले भी बता चुकी हूँ, जब लिंकेज होगा तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल, और अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है तो कोई भी लर्नर है वो लर्नर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि ऊपर मैंने लर्नर रिलेटेड फैक्टर में इंटरेस्ट भी मेंशन किया है, और वो मोटिवेटेड भी होता है। लास्ट, इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर, इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझना हो, थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, दीज आर द बेसिक अप्रोचेस: behaviorist approach, cognitivist approach and constructivist approach of learning। and हमारे सिलेबस में भी यही है जो हमें ये 3 हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक अप व्हाट इज बिहेवियरिज्म। अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरह लर्निंग को देखते हैं तो व्हाट इज लर्निंग, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें लर्निंग के लिए देखना है। लेट मी चेक द चैट बॉक्स, कोई क्वेरी आई है क्या? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? लर्निंग अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी इज एन ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर। जब भी हम बिहेवियरिज्म में लर्निंग को समझाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके बिहेवियर में वो चीज दिखाई देनी चाहिए। अगर लर्निंग हुई है, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल। अब जैसे हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में कैसे ऑब्जर्व होगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा? हम अपने क्लासरूम में जाएंगे तो हमारा कुछ वे ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा, वे ऑफ डीलिंग स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा। अगर हम अपने यहाँ पे हम लोग मैं बीएड स्टूडेंट्स को डील करती हूँ तो हम उनको माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। हम उनको ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड, आप कैसे खड़े होंगे, आप क्लासरूम में कैसे मूव करेंगे, आपका क्लासरूम में बच्चों के बीच में जाना कैसे होना चाहिए तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। तो इस तरह की चीजें अगर हमने बच्चों को सिखाई तो उसके बाद वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा और हम उसको क्लासरूम में देख भी सकते हैं। Okay, so the behavioral school of thought, which was founded by John B. Watson, describes 3 types of learning। जो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच वाले थे जिन्होंने लर्निंग को बिहेवियरिस्ट अप्रोच से समझाया, उनके ग्रुप के जो हेड थे दैट वाज जॉन बी वॉटसन। उन्होंने 3 तरीके की लर्निंग बताई जो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इन तीनों डायमेंशंस पे एक
एक करके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि जो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हैं उनकी जनरल अजम्पशंस क्या हैं। Principles of learning apply equally to different behaviors and to different species of animal. यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि लर्निंग सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर हम किसी एनिमल बीइंग की बात करें तो वहां पे लर्निंग कुछ अलग है, ह्यूमन बीइंग के लिए लर्निंग अलग है, और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल के लिए भी लर्निंग क्या है, पैटर्न अलग अलग होते हैं। Learning processes can be studied most objectively when the focus of study in on stimulus and responses. जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि लर्निंग को समझना है तो मेनली फोकस आपको करना पड़ेगा ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। किस तरह का स्टिमुलस दिया गया और उसके अकॉर्डिंग किस तरह का रिस्पॉन्स है, और क्या वो रिलेटिवली परमानेंट है, फ्यूचर में कभी भी आप वैसा स्टिमुलस देते हैं तो क्या वही रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरह से हम लर्निंग को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। Internal cognitive processes are largely excluded from scientific study. मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, या मान लिया आज मैंने रात में एक किताब खत्म कर ली, तो सुबह आऊंगी तो मेरे बिहेवियर में तो कुछ चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने कॉग्निटिवली कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया। तो जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी उनकी सबसे बड़ी डीमेरिट यही थी कि जो आपके कॉग्निटिव चेंजेस हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जैसे मान लिया एक किताब मैंने कोई खत्म करी, अब वो किताब मैंने समझ लिया, मैंने उसको, और मैं रेडी हूं टू एग्जीक्यूट दैट वेरी नॉलेज, लेकिन मेरे बिहेवियर में ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है उसको। वो जब मैं बोलूंगी, जब मैं कभी इंटरेक्ट करूंगी किसी ऑडियंस से, मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन एज सच इमीडिएटली आप उस बिहेवियर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। दिस इज द कॉग्निटिव चेंज। और इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट यही थी कि इन्होंने जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया था। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ बिहेवियरल चेंज। ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट। ये भी मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसको आप जैसे चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। लर्निंग इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इवेंट्स। ओके, जो आपका इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका लर्निंग का पैटर्न हो जाएगा, आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जबकि ये आज बिल्कुल गलत हो गया है। कहा गया है कि जेनेटिक मेकअप फिक्स होता है, हम ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं। हमारा एक डीएनए पैटर्न है और उस डीएनए पैटर्न के हिसाब से हमारे सारे बिहेवियर हैं। जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ इन्नेट बिहेवियर होते हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। फिर उन इन्नेट बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप लर्निंग कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक स्लेट तो नहीं है। और कुछ इफेक्ट है इन्वायरमेंट का, बट हेरिडिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये क्या कहते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में इनका क्या इम्पैक्ट है। एम्फेसिस ऑन बिहेवियर, ये बिहेवियर पे बात करते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रिवॉर्ड्स, ब्रेकिंग हैबिट्स। अगर आप क्लासरूम में इनको यूज करना चाहें, इनकी बातों को जो बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बिहेवियर आपका इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लासरूम में। आप जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराते हैं वो भी बिहेवियरिज्म की बात है। बार बार सेम स्टिमुलस देंगे, सेम रिस्पॉन्स होगा, तो वो क्या होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड मजबूत हो जाएगा और बच्चा वो सीख जाएगा वो चीज। जैसे मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन समझा दिया, उसके बाद एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन सेम पैटर्न के आपको करने हैं। दैट इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो एक स्टिमुलस है एक टाइप का, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देना है, वो अगर 10 बार वही कर लेगा तो नेक्स्ट जब आप एग्जामिनेशन में या फ्यूचर सिचुएशन में कभी वो आएगी सिचुएशन, तो वो बड़े परफेक्टली उसको हैंडल कर पाएगा। ओके, रिवॉर्ड्स, आप जो रिवॉर्ड्स अपने क्लासरूम में यूज करते हैं, पनिशमेंट यूज करते हैं, दिस इज ऑल द फैक्टर ऑफ बिहेवियरिज्म। ब्रेकिंग हैबिट्स, हमें किसी की कोई गलत आदतें खत्म करनी है तो वहां पे भी हमें जो बिहेवियरिज्म के थ्योरीज हैं उनको ध्यान में रखना होता है। Now, first theory of behaviorism is classical conditioning theory. So, what is classical conditioning theory? पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर elaborate करूंगी आपको। A process in which an unnatural stimulus by pairing with natural stimulus acquire all the characteristics of natural stimulus is called as classical conditioning. ऐसा करते हैं ना, इसको हटाते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। हुआ क्या, जब लर्निंग को समझने की बात हुई तो एक साइंटिस्ट थे, ही वाज अ जियोलॉजिस्ट, पेवलव। उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक डॉग लिया लेबोरेटरी कंडीशंस में, आपको सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और 4 सिचुएशन है, 1 2 3 4।
उस डॉग को उन्होंने सबसे पहले फूड दिया, सामने उसके रखा, तो जैसे ही फूड दिया तो फूड देखते ही उसके अंदर क्या हुआ, सलाइवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लार का टपकना शुरू हो गया क्योंकि वो भूखा था। अब जब वो फूड दिया, फूड देने के साथ साथ उन्होंने अगले स्टेजेस पे क्या शुरू किया, बेल भी बजाना शुरू कर दिया। सॉरी, पहले स्टेज पे, जो सेकंड स्टेज है उस पे क्या करा, पहले फूड दिया था पहले स्टेज पे, तो उसका सलाइवेशन हुआ, एक बेल बजाई। तो बेल बजाने से घंटी किसी भी डॉग के लिए, एक भूखे कुत्ते के लिए कोई भी स्टिमुलस नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर घंटी किसी भी बच्चे के लिए बज जाती है स्कूल में, तो बड़ा अच्छा स्टिमुलस है ना, छुट्टी की घंटी, कितना अच्छा है, सुन लिया तो एकदम झूम उठते हैं बच्चे। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे आपके बीच में, हम ये सब ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, या मैडम जो आपकी ये सब इंडक्शन प्रोग्राम करवा रही हैं, मैं ये मानती हूँ कि आपके सामने एज अ टीचर एक ही चैलेंज है। ये जो बेल का स्टिमुलस है, इसके दो इफेक्ट होते हैं आपके बच्चों के ऊपर। मॉर्निंग बेल सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, ओहो स्कूल की घंटी लग गई, जाना है। उसका स्टिमुलस का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो स्टिमुलस किस तरह से आपके बच्चे के ऊपर अफेक्ट करता है। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं ना, ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस हो जाए मॉर्निंग बेल को सुन के। और जो एक इवनिंग बेल होती है, वो कितनी अच्छी होती है, द हैप्पीएस्ट साउंड, कि हमारा स्कूल से फुर्सत मिल गई, हम निकल गए। द चैलेंज इज दैट आप उस बेल के, बेल तो सेम ही होती है ना, घंटी अलग अलग थोड़ी लगती है स्कूल में ना, ये होता है कि दोनों के साउंड अलग होते हैं, साउंड सेम है, लेकिन आपकी वजह से एक बच्चे के ऊपर उसका डिफरेंट इफेक्ट है। तो जिस दिन हम इस चैलेंज को पूरा कर लें कि मॉर्निंग बेल भी उतनी ही हैप्पीएस्ट हो बच्चे के लिए जितनी उसकी इवनिंग बेल होती है, हमारे सारी प्रॉब्लम्स एजुकेशन सिस्टम की खत्म हो जाएंगी। हम ये जान जाएंगे कि हमने लर्नर एंड लर्निंग समझ लिया, लर्नर को जान लिया, लर्नर के इंटरेस्ट जान लिए, लर्नर के हैबिट्स जान लिए, लर्नर को मोटिवेट करना सीख लिया, और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी टफ टास्क कि हम ये कब इक्वल कर पाएंगे कि दोनों बेल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं एक बच्चे के लिए। खैर अभी हम उस पर नहीं आते, हम यहाँ आते हैं, एक भूखे कुत्ते के लिए उन्होंने बेल बजाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा क्योंकि उसके लिए बेल का कोई मतलब नहीं है। अगले स्टेज पे पावलोव ने क्या किया, जब खाना दिया उस भूखे कुत्ते को, सेम टाइम पे बेल बजाया, मतलब खाना रखा बेल बजाया, खाना रखा बेल बजाया। तो सलाइवेशन स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसने खाना देख रहा है और बेल बज रही है साथ में, इट्स ओके। जब इसने कई बार इसको रिपीट किया तो एक अगली स्टेज ऐसी आ गई बहुत दिन ये करने के बाद, कि केवल बेल बजा दी तो भी उस कुत्ते के अंदर सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने ये सोच लिया था, उसने ये कंडीशनड कर लिया था। व्हाट इज कंडीशनिंग, कंडीशनिंग इज पेयरिंग ऑफ अननेचुरल स्टिमुलस विद नेचुरल स्टिमुलस एंड एक्वायरिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल स्टिमुलस। अभी जो साउंड ऑफ बेल है उसकी पेयरिंग हो गई है फूड के साथ, और उसने उस फूड के सारे कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर कर लिए हैं, और केवल उसी की प्रेजेंस से ही सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द कंडीशनिंग, और इस तरह से लर्निंग पॉसिबल है। और लर्निंग के लिए ये जो थ्योरी इन्होंने दी, दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें क्या किया इन्होंने, बिफोर कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स, घंटी बजी थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। ड्यूरिंग कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और जब कंडीशनिंग हो गई तो न्यूट्रल स्टिमुलस, केवल घंटी ही बजने से आपको क्या मिल गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स मिल गया। अब मैं जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था उस पे चलती हूँ, उन स्लाइड्स पे, इस एग्जाम्पल को समझ लेने के बाद। सो नाउ यू कैन एबल to see what is classical conditioning, a process in which an unnatural stimulus by pairing with natural stimulus acquires all the characteristics of natural stimulus is called as classical conditioning. A physical event capable of affecting behavior is called as stimulus. Stimulus क्या है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमारे 5 सेंस चैनल हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। A basic form of learning in which one stimulus come to serve as a signal for the occurrence of second stimulus. During classical conditioning, organisms acquire information about the relation between various stimuli, not simple association between them. In case of classical conditioning, the process of learning is described as a stimulus response. मैंने पहले भी बताया था कि behaviorism में stimulus response की बात ही की गई है, जिनका की कनेक्शन और एसोसिएशन पे हमें देखना है। Classical conditioning theory has been explained with the help of Pavlov's classical experiment.
in which the food was used as the natural stimulus, which was paired with the previously neutral stimulus, that's bell in this case, by establishing an association between the natural stimulus, that is food, and the neutral stimuli, that is sound of bell, the desired response can be elicited. आया समझ में? व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? मैंने पहले ही आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाए हैं. एग्जाम्पल से चीज ज्यादा समझ में आ रही है कि जहां पे फूड के साथ बेल का रिस्पॉन्स पेयर किया गया और एक ऐसी स्टेज आई जहां पे कंडीशनिंग हो गई प्रॉपरली और केवल बेल के साउंड से उस डॉग ने ये सीख लिया कि उसे एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग. सेकेंड वन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस है वो क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. A second type of conditioning is operant conditioning. So what is operant conditioning? An operant conditioning is a process in which the behavior of an organism is an imitated rather than elicited one. Operant behavior. And is strengthened in the sense of becoming more likely or probable or frequent to occur through reinforcement. So what is reinforcement? The application or removal of a stimulus to increase the strength of a specific behavior is called as reinforcement. एक्चुअली हुआ क्या था, इसको जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, मैं बहुत अब डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है. आधे घंटे और बचे हैं मेरे पास और मुझे अभी कॉग्निटिव अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दोनों देखने हैं. तो इसको जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे. मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ इसमें कैसे इसको एक्सप्लेन किया. द साइकोलॉजिस्ट नेम स्किनर, बीएफ स्किनर ने इसको एक्सप्लेन किया था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पिजन पे किए, कबूतर और चूहों पे. उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में कबूतर या चूहों को रख के एक पर्टिकुलर समय पे उनको दाना देना शुरू किया. उसके बाद उस बॉक्स में एक लीवर लगा होता था, जिस लीवर को प्रेस करने पे ऑटोमेटिकली दाना क्या होता था, वहां पिंजरे में गिर जाता था. तो धीरे धीरे जब ये बिहेवियर सिखाया गया तो वो कबूतर या वो चूहा जो है वो उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो गई कि उसको जब भूख लगती थी, उसको जब दाना चाहिए होता था, वो उस बॉक्स में लीवर को प्रेस करता था और ऑटोमेटिकली जो दाना था वो गिर जाता था. तो जब उसने लीवर प्रेस करके दाना लेना सीख लिया तो उसे लगा कि अगर हम भूख में ये काम करते हैं तो हमें हमारी भूख मिट जाती है. और वो उसका जो बिहेवियर था वो बार बार रीइंफोर्स्ड होता गया. व्हाट इज रीइंफोर्समेंट अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इस तरह से वो लर्निंग धीरे धीरे होती गई और उसने वो सीख लिया कि अगर हमें भूख लगी है तो दाना हमें कैसे लेना है, बाय द प्रेसिंग लीवर. A process through which organism learn to repeat behavior that yields positive outcome or permit them to avoid or escape from negative outcomes. Okay? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? जब आप कुछ ऐसा बिहेवियर रिपीट करके सीख लेते हैं जिससे कि आपको पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं, तो ये आपका क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है. थोड़ा सा जो मैंने बताया है उसको समरी में देख लेते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग propounded by scholars like Edward Thorndike firstly and later by B.F. Skinner. This theory stresses on the fact that the consequences of actions shape the behavior. जो आप एक्शन करते हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो आपका बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं. द थ्योरी एक्सप्लेन, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने कुछ पहले प्रेजेंटेशन जब किए तो मैंने कोई चीजें सीखी थी. क्या होता था कि एक स्क्रीन बीच में स्लाइड में आ जाती थी फुल स्क्रीन करने पे, तो मैंने धीरे से सीख लिया कि हाँ, अपने वाले स्क्रीन को बिल्कुल मिनिमाइज करके, जरूरी नहीं कि हम अपने आप को देखें, हमें बस मैसेजेस दिखने चाहिए पार्टिसिपेंट्स के और हमें स्क्रीन दिखनी चाहिए जो हम डिलीवर कर रहे हैं. दैट इज सफिशिएंट फॉर अस. उससे डिस्टर्बेंस कम होता है. तो आप जो बिहेवियर करते हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस से आप सीखते हैं और आप इफेक्टिवली उस काम को क्या करते हैं, कर पाते हैं. सो दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग. The theory explains that the intensity of a response is either increased or decreased as a result of reinforcement. अभी reinforcement थोड़ा मैं बताऊंगी बाद में. Skinner explained how with the help of reinforcement one can strengthen behavior and with punishment reduce behavior. It was also analyzed that the behavioral change strongly depends on the schedules of reinforcement with focus on timing and rate of reinforcement.
अब हम रीइंफोर्समेंट थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि स्लाइड में भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि पहले मैंने रखा था लेकिन टाइमली फिर कंप्लीट नहीं होते थे पूरे स्लाइड्स। मैं बता देती हूँ व्हाट इज रीइंफोर्समेंट। जैसे आपने कुछ भी अच्छा किया तो आप क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, या कभी कभी आप कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। तो इस तरह से अगर आप उस बिहेवियर को, जो पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्शन हुआ है, उसको अप्रिशिएट करते हैं या कभी कभी डिमोटिवेट भी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। उस बिहेवियर को स्ट्रांग होने के लिए आप जो टेक्निक यूज करें, दैट इज रीइंफोर्समेंट। जब कभी कोई निगेटिव बिहेवियर होता है तो उस निगेटिव बिहेवियर को हमें खत्म भी करने के लिए रीइंफोर्समेंट यूज करना पड़ता है। और जब हम उस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो एक स्टिमुलस रिस्पांस की बॉन्डिंग हुई जिसको कि हमें डिमोटिवेट करना है, तो हम वहां पे निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट वेरी स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट आप किसी भी बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर उसको बढ़ाना है देन आप उस तरह से यूज करेंगे, अगर आप उसको सप्रेस करना चाहते हैं तो आप उस सिचुएशन में उस तरह से काम करें। ओके, the in behaviorist school of thought, last learning is observational learning. The observational learning process was propounded by Albert Bandura in his social learning theory, which focused on learning by imitation or observing people's behavior. For observational learning to take place effectively, four important elements will be essential. First one is motivation, attention, memory, and motor skills. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जहां पे उन्होंने एक बच्चे को एक डॉल दी थी, वो जो आप लोगों ने टॉय देखा होगा जिसपे अगर हम हिट करते हैं तो फिर से वो उठ के खड़ा हो जाता है, हिट मी टॉय बोलते हैं उसको नॉर्मली। जब उस पे एग्रेशन के बिहेवियर उस चाइल्ड को करने के लिए दिया गया कि बार बार वो उसको मार रहा है, वो उठ जा रहा है, और दूसरा अगर उसको ऑब्जर्व करता है तो वो उस बिहेवियर को सीख लेता है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को देख करके एक दूसरा पर्सन जब बिहेवियर सीखता है तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज मोटिवेशन। अगर हमें कुछ सीखना है, जैसे हम किसी भी टीचर की पर्सनालिटी को देख के, अगर हमने मान लिया कोई लेक्चर अटेंड किया, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखा, तो हम कभी कभी कुछ चीजें सीखने की भी कोशिश करते हैं। और नो डाउट ये जो हमारे इंडक्शन प्रोग्राम है या रिफ्रेशर प्रोग्राम है, वो इसीलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि हम कुछ स्किल्स भी सीखें, कुछ जो रिसेंट एडवांसेस हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन वो भी सीखें, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं वो भी सीखें। तो वहां पे क्या चीजें काम करेंगी, मोटिवेशन शुड बी देयर, अटेंशन, अगर ध्यान नहीं दिया, अभी अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं, लॉग इन कर लिया और देखते रहे, तो हम इस लेक्चर के बाद कुछ भी लेने में कैपेबल नहीं है, कुछ भी अडॉप्ट करने के कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर हमने ध्यान दिया, उसको मेमोरी में रिटेन किया, एंड वी हैव ऑल द मोटर स्किल्स टू use to learn that very behavior, no doubt we are able to learn that very behavior, and this is the observational learning. हमारी सोसाइटी में जितनी भी लर्निंग है, हमारा बच्चा जितने भी सोशल एटिकेट्स सीखता है, आपके खाने के टेबल पे खाना सीख रहा है, साथ में कैसे सीखना है, खेलना है, सॉरी बच्चों के साथ वो खेल रहा है, ड्रेसिंग, आप कपड़े पहनते हैं कैसे पहनते हैं, आपने तो नहीं पुराने टाइप के कपड़े पहन लिए या किस तरह से ड्रेसिंग कर ली, क्यों, कोई क्लास थोड़ी करने जाते हैं ड्रेसिंग के लिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, आपने देखा सामने वाले के ऊपर ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, या ऐसा भी नहीं होता कि लैक्मे फैशन वीक हुआ, जो भी कुछ वहां पे मॉडल्स ने पहना वही हमने पहनने लगे, हमें ये लगा कि जो चीज अच्छी लग रही है, हमने उसको समझा, अटेंशन किया, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया, हाँ it will going to suit on me and it is very comfortable, so we are going to adopt that very thing. So this type of all learning is called as observational learning, and it is behavioral aspect of learning. On second approach, we are moving. This one is cognitive approach of learning. I should check queries. No queries. मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मेरी बात नहीं नहीं, यस मैम, समझ में ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैडम है इसलिए मैं बार बार पूछ नहीं रही हूँ कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन जब वो सब होता है ना तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ और सुनाई नहीं दे रहा। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं मैम, आ रही है आवाज, हमारा भी 20 मिनट हो गया ना करके, वो समझ में आ रहा है। चलिए फिर ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और कोई भी हो क्वेरी तो डिस्टर्ब
पोस्ट करिए, मैं उसको देखूंगी और डील करूंगी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी हम उसको टेकअप करेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, जो दूसरा तरीका है, मैंने आपको पहले बताया जब बिहेवियरिस्ट अप्रोच बता रही थी तो वहां बताया कि जो वहां की सबसे बड़ी डीमेरिट थी, उन्होंने जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं लर्निंग में, मतलब हमने आज रात में एक बुक पढ़ी, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन था, हमने उस इंफॉर्मेशन को लिया, एज सच इमीडिएट हमारे बिहेवियर में वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम काम करेंगे, फ्यूचर में कभी इंटरेक्ट करेंगे, कहीं कोई लेक्चर लेंगे, या मान लिया हमने कोई कंप्यूटर स्किल्स की कोई बुक पढ़ी, तो जब मैं लैपटॉप पे काम कर रही होगी या अपने डेस्कटॉप पे काम कर रही होंगी, तो हमें क्या होगा, वहां पे हमारे बिहेवियर में दिखाई देगा। कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर सकता है कि हाँ पहले इनको ये चीजें नहीं आती थी, लेकिन अब ये चीजें आ रही हैं, तो इमीडिएट बिहेवियर मॉडिफिकेशन हमारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग हुई है। तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच योर कॉग्निटिव मेकअप, cognitive map has been changed is called as cognitive learning. And to explain how cognitive learning happens, cognitive approach of learning is here. So cognitivism focuses on an unobservable change in mental knowledge. मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही है लेकिन मेंटल नॉलेज में चेंज हुआ है। So, cognitivism came about as a rejection of the behaviorist view. Psychologists believe that mental events or cognitivism could no longer be ignored. इसको आप ignore नहीं कर सकते कि behavior में नहीं दिख रहा है तो आप इसको ignore कर दें। What are the general assumptions? Some learning processes may be unique to human being. Cognitive processes are the focus of study. Objective, systematic observation of people's behavior should be the focus of scientific inquiry. However, inferences about unobservable mental process can often be drawn for such behavior. So this is very important point. Individuals are actively involved in the learning process. Learning involves the formation of mental associations that are not necessarily reflected in overt behavior changes. कुछ mental associations हैं जो आपके behavioral changes में नहीं दिखाई देते हैं. Knowledge is organized. Learning is process of relating new information to previously learned behavior. अब इनकी जो definition है वहां पे उन्होंने क्या किया, लर्निंग को बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं कहा, उन्होंने कहा इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, पहले जाना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग नई चीजों को सीखना। एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या होगा, क्यों हम सीखें, क्यों हम जाने इस अप्रोच को। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस लर्निंग। अ चिल्ड्रन ग्रो, दे बिकम कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंगली मोर सोफिस्टिकेटेड थॉट। मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सो दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन मैप। पीपल ऑर्गेनाइज द थिंग्स दे लर्न। New information is most easily acquired when people can associate it with things that have already learned. जो पहले से सीखा हुआ है उसमें कुछ भी modification बहुत easily हो जाते हैं। People control their own learning. हमें कैसे learn करना है हम खुद control करते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें सीखनी है, जो दो तीन थ्योरीज हैं कॉग्निटिव लर्निंग से रिलेटेड, थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी सब पे। सबसे पहला जो है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। एक आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, जो मैंने अभी से स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात शुरुआत से कर रही हूँ, उसको समझने के लिए बहुत सिंपल वे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से कुछ भी। मैंने बताया था कि मैं यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आपकी मैडम कुछ बोलती हैं, या सनलाइट बहुत तेज है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, हमें भूख लगी है या प्यास लगी। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आपके सेंसरी रजिस्टर्स को स्ट्राइक करता है। ओके, आप उस पे अटेंशन पे करेंगे, अगर पे अटेंशन टू इट, इट विल बी प्रोसेस्ड, इफ नॉट इट विल बी फिल्टर्ड आउट और फॉरगॉटन। हम जब इन्वायरमेंट में हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस हमारे सामने गुजरते हैं। जैसे मेरा चैम्बर अभी खुला हुआ है, सामने से कोई निकल रहा है, ठीक है, हमने उसको देखा, लेकिन मैं उसको क्या कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। या फोन रिंग कर रहा है तो मैं सुन रही हूँ, उसको स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन अगर उसको सुनने लगूंगी तो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो उसकी रिंग को क्या कर रही हूँ मैं, इग्नोर कर रही हूँ। तो अगर हमने किसी भी सेंसरी रजिस्टर पे तो पड़ेगा ही ना, अगर आपके कान खुले हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूं या फोन रिंग बज रही है वो मुझे ना सुनाई दे, या अगर फैन की आवाज आ रही है या बाहर से कोई आवाज आ रही है तो मुझे ना सुनाई दे, सुनाई देगी। लेकिन इट इज डिपेंड ऑन अटेंशन ऑफ योर्स। आप किस चीज पे अटेंशन देंगे तो वो आपके सेंसरी रजिस्टर को स्ट्राइक करेगी और उस पर आगे प्रोसेसिंग होगी। अदरवाइज दैट शुड बी फॉरगॉटन। अगर आपने उसको अटेंशन नहीं दिया तो वो फॉरगॉटन हो जाएगी, वो भूल जाएगी।
अगर अटेंशन दे दिया तो क्या होगा, सेंसरी रजिस्टर से इनिशियल प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, मैं अभी किस चीज का अटेंशन दे रही हूँ, लर्निंग थ्योरीज, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ऐसे ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी कॉलेज टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं। तो हमें जो मेन अभी अटेंशन करना है वो क्या करना है, अबाउट द कंटेंट आई एम गोइंग टू डिलीवर। क्या सही डिलीवर करूं, क्या ज्यादा इफेक्टिव, क्या रिसेंट एग्जाम्पल इंकलकेट कर लूं, तो मेरा सारा अटेंशन अभी कहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है। हम सेंसरी रजिस्टर्स को वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो अदर थिंग्स हैं जो आपको स्टिमुलेट कर भी रही हैं, स्टिमुलस आपके इन्वायरमेंट में है भी, वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट वेरी स्टिमुलस। इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें जाती हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी पे भी अगर छोड़ दिया आपने, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो अगेन दैट विल बी फॉरगॉटन। लेकिन अगर उस पर आपने कई बार काम किया तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और इन फ्यूचर जब भी आप उस सिचुएशन में होते हैं तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर आप फिर से लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक एरो लगा हुआ है शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ, इट शुड बी ऑफ रिवर्सिबल साइन, मतलब इसमें डबल एरो होना चाहिए था। जो इमेज मुझे मिली है ये शायद इसमें इम्परफेक्ट है, आई विल करेक्ट फर्दर। लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब भी आपको फ्यूचर में कोई चीज जरूरत होती है वो रिट्रीव हो जाती है और वो फिर से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, और आप उससे कोई भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके बाहर रहती है तो वो इंफॉर्मेशन आप किस तरह से प्रोसेस करते हैं। सपोज आपसे पूछा गया गिव योर इंट्रोडक्शन, या व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरियाज, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, हमारे सेंसरी रजिस्टर को स्ट्राइक किया, हमने ध्यान से सुना उसको, हमने उसमें इनिशियल प्रोसेसिंग करी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, हमने उसको रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमने रिस्पॉन्स किया, हमने सामने वाले को बताया कि दीज आर माई एजुकेशनल इंटरेस्ट, these are my educational qualification, this is my introduction. So this is the work of short term memory, but the storage capacity is only in long term memory. If any information is in short term memory, after the some time it will forgotten. Constructivism approach of learning, अगर हम कॉग्निटिव अप्रोच की बात करें तो जो हमने पिछले समझा स्लाइड में वो सफिशिएंट है, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उन्हीं का पूरा रोल है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, मॉडिफाई करने में और समय पे उसको रिट्रीव कर लेने में। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, अभी सबसे ज्यादा जो रिसेंट अप्रोच है वो यही है, अभी हमारे एजुकेशनल सेटिंग्स में सबसे ज्यादा इसी पे काम किया जा रहा है। सो व्हाट इज दिस, कंस्ट्रक्टिविस्ट is an approach to learning that holds the people actively construct or make their own knowledge, and that reality is determined by the experience of learner. Constructivism believes in personal construction of meaning by the learner through experience, and that meaning is influenced by the interaction of prior knowledge and new events. जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो सबसे ज्यादा जो जिस चीज पे स्ट्रेस करते हैं वो ये है कि जो भी लर्नर है वो अपनी नॉलेज अपने अकॉर्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करता है। सारी की सारी नॉलेज आपकी इन्वायरमेंट में है, वहां से लर्नर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। What are the basic principles of constructivism? Knowledge is constructed rather than innate or passively absorbed. कहीं से भी absorb नहीं हो जाएगा, कुछ भी सीख नहीं जाएंगे जब तक हम उसके लिए effectively, actively effort नहीं करेंगे। So learning is an active process. All knowledge is socially constructed. हमारे environment में सब कुछ knowledge है और हम उसको क्या करते हैं, construct करते हैं। And all knowledge is personal. मान लिया कोई भी चीज अभी हम यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर एक पार्टिसिपेंट्स का अलग तरीका है कि वो उस नॉलेज को किस तरह से एसिमिलेट करे। मैंने जो बातें बताई एक लोग दूसरी तरह से समझ रहे हैं उसको, दूसरे लोग दूसरी तरह से समझ रहे हैं। सो द क्वालिटी ऑफ नॉलेज इज वेरी पर्सनल। लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाले भी जो है वो आपके जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसको सपोर्ट करते हैं और वो लर्निंग में इमीडिएट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की बात नहीं करते हैं, बिकॉज लर्निंग अकर इन माइंड।
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए जो सबसे फेमस मॉडल है समझने के लिए, दैट इज 5E लर्निंग मॉडल। कैसे हम इस अप्रोच से अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट E इज फॉर इंगेजमेंट, सेकेंड E इज एक्सप्लोरेशन, थर्ड E is explanation, fourth E is elaboration, and fifth E is evaluation. You all are able to see the slide, and I think nothing is as important to discuss because it is very simple and you can understand. Okay, so moving toward the next slide. What is 5E model? Engage means students are engaged with the challenging situation. Prior knowledge is activated, questions are provoked. आपको करना क्या है as a teacher? कैसे engage करेंगे? जो उनकी previous knowledge है उसको strike करिए, बताइए कि आपने यहाँ तक पढ़ा है. This is the situation. Use your previous knowledge, participate actively and explore. So what is the explorement? Students investigate the phenomena. Prior knowledge is challenged. Ideas are created. वो लगा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस सिचुएशन में, आपने उनको मोटिवेट किया है, वो एक्सप्लोर करेंगे और नए आइडियाज क्रिएट करेंगे. एक्सप्लेन. स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द फेनोमेना. न्यू नॉलेज इज गेन्ड एंड अप्लाइड. जो एक्सप्लोर किया उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो पॉसिबल है, और कैसे उसको अप्लाई करना है ये भी पॉसिबल है. नेक्स्ट, व्हाट इज एलैबोरेशन? Students apply their knowledge towards new situations. Knowledge is deepened and extended. Elaboration की process में जो knowledge है उसको और different situations में expand किया जा रहा है, extend किया जा रहा है और deepen किया जा रहा है. And last stage is evaluate. जो भी कुछ आपने by the process of engagement explore किया, जिसको explain किया, जिसको elaborate किया, उसका evaluation भी जरूरी है. Students reflect on their knowledge and the learning process assessment. जो knowledge है, क्या जो हमने create किया है, जो हमने construct किया है knowledge, it is correct और certain modification are also required. ये सब जानने के लिए the last stage is evaluation. So this is the 5E model of constructivism. अगर हम types of कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो हमें यहाँ पे दो तरह का कंस्ट्रक्टिविज्म देखने को मिलेगा. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म. जो कॉग्निटिव वर्ड है वो अब आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. कई बार मैंने बात कर रही हूँ पहले वाली स्लाइड से, इसीलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए. ब्रेन इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी हम इसमें बात करेंगे पियाजे थ्योरी की, जहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन को एक नाम देंगे, दैट इज स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज वेरी इंडिविजुअल. आपको आपकी किचन ऑर्गेनाइज करनी होती है. अगर हम 5 लोगों को सारा सामान सेम दे दें एक किचन में रखने के लिए और अलग अलग सिचुएशन में दे दें कि आप अपना अपना किचन ऑर्गेनाइज करिए, या कोई भी आप अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करिए, मैं आपको सेम मटेरियल दे दूं कि हाँ ये इतनी इतनी चीजें हैं, आपको ये अलमारी है रखनी है. कोई भी 2 लोग सेम तरीके से नहीं रखेंगे, सबके रखने का तरीका अलग होगा. अलमारी भी वही है, स्पेस भी वही है और सामान भी वही है, लेकिन सबका अरेंज करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा. सबका असेंबल करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा. सो इट इज यूनिक पैटर्न इन योर ब्रेन एंड इट इज इंडिविजुअल. सो दिस इज कॉल्ड एज स्कीमा. आप सभी अपना अपना जो इंफॉर्मेशन अभी प्रोसेस कर रहे हैं, जो उसको अरेंज कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे से. तो सो दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. अभी मैं इस पर डिटेल में भी बात करूंगी थोड़ी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सेकेंड वन इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. This is the constructivism when the knowledge the knowledge has been constructed in society. जैसे observational learning बताई थी बंडूरा की, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, सामने वाले को देख के with the help of observation कुछ अगर क्रिएट किया जाए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में somewhat ये मिलता जुलता है. So this is the social constructivism. Okay, so let me focus on the cognitive constructivism. What is cognitive constructivism? Also called as individual constructivism, emphasis on individual internal construction of knowledge, largely based on Piaget theory. Learners should be allowed to discover principles through their own exploration rather than direct instruction by the teacher. ये कहता है कि कोई भी टीचर का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होने के बजाय अगर एक एक्सप्लोरेशन का अपॉर्चुनिटी दी जाए लर्नर को, तो वो जो लर्निंग होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी एंड इट इज रिलेटिवली परमानेंट. जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन मोड में जो लेक्चर ले रहे हैं, वैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, कुछ लोग शायद नहीं जुड़े थे तब, इस वे से पढ़ाना भी उतना ही मुश्किल है जितना पढ़ना मुश्किल है.
जब हम फेस टू फेस आपके एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में आके जब लेक्चर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेक्चर लेने के बाद भी, कि आप लोगों से इंटरेक्ट किया, कुछ चीजें सुनी, इमीडिएटली कुछ इंटरेक्शन हुआ, सामने से किसी को देख के कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। हम चैट बॉक्स में बोलते हैं, फिर हम तब भी नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो है। तो सेम थिंग कि अगर हम कहीं पे एक्सप्लोरेशन की और अपॉर्चुनिटी दें, और हाँ, एक यहाँ पे क्या चल रहा है, एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं लगातार बोल रही हूँ, इट इज समवॉट वन वे। तो इंडक्शन प्रोग्राम में तो वन वे कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं भी आपके बीच की ही हूँ, जहाँ पे आप है वहीं पे मैं भी हूँ। बस ये है कि ये डिस्कशन मैं लेके आपके सामने आई हूँ और हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोनोटोनस वे में मुझे ही लगातार बोलना है, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो डाउट आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वन वे ही हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए रादर देन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर। टीचर अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इट विल बी नॉट इफेक्टिव। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में जो पियाजे की थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग ये कुछ 4 स्टेजेस हैं जहां पे लर्निंग जिस तरह से होती है। पहली स्टेज उन्होंने बोली थी, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। किस स्टेज में क्या होता है वो उसके सामने मैंने मेंशन किया है, लेट वी डिस्कस। और सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ टू 2 ईयर है। द इन्वायरमेंट, कोई क्वेश्चन आया है, मैं अभी देखती हूँ, फिर मैं उसके बाद करूंगी। द इन्वायरमेंट इज एक्सपीरियंस थ्रू द 5 सेंसेस, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, सेंसरी मोटर स्टेज पे आप 5 सेंस चैनल की मदद से काम करते हैं, और ये स्टेज बेसिकली 0 to 2 ईयर की होती है जब बच्चा होता है। जब 2 to 6 ईयर है, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे इलॉजिकल थिंकिंग होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 12 ईयर, लॉजिकल बट प्रैक्टिकल लीनियर थिंकिंग यहाँ पे होती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक मिट्टी, गीली मिट्टी का गोला है बड़ा, उसको अगर हम छोटे छोटे गोलियों में बदल दें, 8-9 गोलियों में, और बच्चे से कहें कि क्या ये बराबर है दोनों, तो वो कहेगा कि नहीं ये गोलियां ज्यादा हैं और वो गोला तो कम था, क्योंकि ये 8-9 हो गई तो ये ज्यादा हो गई। उसको ये समझ नहीं है कि अगर इसको मिक्स कर दे तो फिर से वही गोला बन जाएगा, तो क्योंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इज नॉट देयर। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है, 12 ईयर्स एंड ऑन, जब हम 12 साल के ऊपर के बच्चे की बात करते हैं, दैट इज ऑन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लॉजिकल एंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज आल्सो देयर। सो दिस इज द मॉडल गिवन बाय द पियाजे फॉर द कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। इस स्लाइड पे मैं बाद में जाऊंगी, हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं इसको लूंगी, पहले मैं, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है। मैडम, हमें 12:30 पे छोड़ना है ना इन लोगों को? Yes, ma'am. It is up to 12:30. ओके, तो मैं बस थोड़े से, मैं 2-3 मिनट में समराइज करती हूँ। आई थिंक want to ask about how to improve students reading skill with constructivism. Okay, so after finishing the constructivism, Dr. Prashant, can we take up this question? Yes, madam. Yes. Okay, because I'm in the middle of constructivism. I think after completion of this very topic, you will be able to answer your question, because it is very simple. So we Okay, will very. after finishing Thank you, this madam. topic. Okay, thank you so much. So I am moving towards the next slide, because we have some minutes or few minutes also. So this is the process of cognitive constructivism, in which assimilation, equilibration, disequilibration and accommodation is there. होता क्या है, अगर हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करें, अभी मैंने बात करी थी कि एक पैटर्न है जिस पैटर्न पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। मैंने अभी एक अलमीरा का एग्जांपल लिया कि सारी सामान आपको सेम दे दूं, एक अलमीरा आपको दे दूं, सब लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे। वैसे ही इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं, और इस तरह से नई नई इंफॉर्मेशन को अरेंज करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यू आर एसिमिलेटिंग सम इंफॉर्मेशन इन दिस लेक्चर। आप कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, पहले से भी आप बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि यू आर ब्लैंक स्लेट, खाली बैठे हुए हैं, आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन आप उसमें से कुछ कुछ जो काम का है वो एसिमिलेट कर रहे हैं। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन से हो क्या रहा है, आपका जो पहले का कुछ बना पैटर्न था, आपका जो अलमीरा सेटअप था, जो आपका
जो पहले से रखा हुआ था चीजें, वो उसको हम कह रहे हैं स्कीमा। जिस तरह से हमने अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन अरेंज कर रखी थी, दैट इज स्कीमा। वो सारा स्कीमा अब एसिमिलेशन में कुछ कुछ हिल डुल रहा होगा। कुछ हमने पहले सोचा था कि अच्छा ऐसी लर्निंग होती थी, लेकिन अभी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। मैंने कहा था ना कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर आल्सो लर्निंग। तो कुछ कुछ चेंज आया, कुछ हिल डुल रहा होगा कि हमने पहले ये सोचा था, अरे नहीं ये तो ऐसे नहीं ऐसे होता है। दिस इज द स्टेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आप बिल्कुल स्टेबल हो गए कि वाह हमने तो सब कुछ सीख लिया, जान लिया, आई एम ओके। सो दैट वेरी स्टेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रेशन आफ्टर द एसिमिलेशन। अब कुछ नया फिर से आ गया, न्यू सिचुएशन, आपके सामने एक नया लेक्चर आ गया। अब कुछ कुछ हिलना डुलना शुरू हुआ जो आपकी समान थी, फिर से उसको अरेंज करना है, ठीक करना है, ऐसे से ऐसे लगाना है, ऐसे से ऐसे लगाना है, क्योंकि ये जो शेप है ये ऐसे हटेगा, तो कुछ चीजों को इधर कर दें, कुछ चीजों को इधर कर दें। दिस इज द स्टेज ऑफ डिसइक्विलिब्रेशन। कुछ हिला डुला, कुछ डिस्टर्ब हुए, तो आपने फिर से सब कुछ अरेंज करना शुरू किया। और फिर से अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं एज ए लर्नर इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, आप अचीव कर लेंगे। आप सब चीजों को क्या कर लेंगे, फिर से अकोमोडेट कर लेंगे। आपकी अलमीरा अरेंज थी, मैंने कुछ और चीजें दे दी, मैंने कहा इनको भी जरा रखिए जाके अपनी ही अलमीरा में। तो आपने कुछ चीजें इधर करी, कुछ इधर खिसकाई, कुछ उधर खिसकाई, और उन नई चीजों को भी आपने क्या किया, अपने अलमीरा में अकोमोडेट कर लिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। किस तरह आपके पास ऑलरेडी एक कॉग्निटिव मेकअप होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्कीमा। उस स्कीमा में नई नई इंफॉर्मेशन एसिमिलेट होती है, इक्विलिब्रियम आता है। कुछ अगर पुरानी इंफॉर्मेशन से नई इंफॉर्मेशन मिल गई तो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है, और उस डिसइक्विलिब्रियम के बाद फिर हम उसको अकोमोडेट करने में कैपेबल होते हैं, और फिर से हम एक स्टेज इक्विलिब्रियम की अचीव कर लेते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मुझे डिस्कस करना है, सो इट विल टेक सम टाइम, आई थिंक 10 minutes, so I will continue in next session. So this is over to Madam. I think this is 12:30. Yes, ma'am. It's 12:30. We'll continue further in the next session, ma'am. It is a break of 1 hour. 12:30 to 1:30. We will be having break. We will be here at 1:30. 1:15. I'll start the meeting again. okay. Thank you. Yes. So thank you all of you. You can proceed for your lunch break. आपण 1:30 वाजता भेटूया. सेशन सुरू करते. Ma'am, you are going to end this meeting or it will be continued? No, ma'am. I'm ending the meeting to save this session, and I'll start at 1:15. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so much.